आप सभी का फिर से मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, आज हम लोग बिहार सीजीएल का सेट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं और ये बिल्कुल न्यू और अपडेटेड सेट है, तो इसलिए आप लोग इसे जरूर पूरा करिए और अंत तक बने रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आप यहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और इसमें हम जीके जीएस का टोटल सवाल डिस्कस करेंगे। टोटल 75 जीके जीएस का क्वेश्चन होगा, तो आप लोग बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे, आंसर अपना करेंगे और अंत में ये बताइएगा कि आज के इस सेट में आपसे कितना सही हुआ है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल से आप लोग अपना आंसर बताइए। पहला सवाल दिया है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्य जो है ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और किस समिति की सिफारिश पर, तो याद रखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। और कब जोड़ा गया था, तो वर्ष 1976 ईस्वी में ये सिफारिश किया गया था, 1976 ईस्वी में। और फ्रेंड्स, ये जो मौलिक कर्तव्य है याद रखिए, ये मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के क के तहत अनुच्छेद 51 के का में जोड़ा गया है। आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल 51 के का में स्थित है। और मौलिक कर्तव्य जो प्रारंभ में था, व्यक्तियों को, भारत के नागरिकों को 10 ही मौलिक प्राप्त था, 10 मौलिक कर्तव्य प्राप्त था। लेकिन एक मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया था और वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। 86वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 2002 ईस्वी में, वर्ष 2002 ईस्वी में। और वो मौलिक कर्तव्य क्या था, तो 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं, उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान करना, ये यहाँ पर इसका किया गया था प्रावधान, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। बताइए, अगला सवाल 2 है। तो 2 में लिखा गया है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। देखिए, आप याद रखेंगे आपातकाल जो होता है, तो 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा है भारत के संविधान में। पहला तो है 352 जो आपका होता है राष्ट्रीय आपातकाल। इसके बाद दूसरा होता है आर्टिकल 356 के तहत, जिसके तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लगता है आर्टिकल 356 के तहत। और तीसरा जो होता है आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है। कौन सा? वित्तीय आपात। क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में अभी तक कौन सा आपातकाल नहीं लगा है, तो वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर था राष्ट्रीय आपातकाल, तो 2 का आंसर ए हो जाएगा, आर्टिकल 352, ठीक है। और इस आपातकाल की घोषणा तब किया जाता है जब युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा में अगर खतरा होता है, तब इसकी घोषणा की जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो आर्टिकल 370 लिखा हुआ है, 370। तो धारा 370 जो था, ये पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, विशेष स्टेटस प्राप्त था। लेकिन वर्ष 2019 ईस्वी में, वर्ष 2019 ईस्वी में इसे निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 3 दिया है, लिखा है निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो 3 का आंसर बताइए क्या होगा। तो 3 का राइट आंसर, देखिए पारितंत्र इसमें आपका बागीचा नहीं है, ठीक है, बागीचा नहीं है। बाकी नदी, वन और रेगिस्तान इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 में लिखा है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक, दोनों याद रखिए। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का अगर जनक पूछा जाए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका अरस्तु होता है, ठीक है, अरस्तु। लिनियस जो आपका ऑप्शन डी में है, तो इससे आप याद रख सकते हैं, इन्होंने द्विनाम पद्धति का प्रचलन किया था, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का प्रचलन जो है
ये कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया था। और इसकी एक पुस्तक है सिस्टेमा नेचर, इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, तो वो भी याद रखिएगा, सिस्टेमा नेचर इसकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर जनक के बारे में और डिस्कस करना चाहेंगे जो सवाल एग्जाम में आता है। जैसे जंतु विज्ञान है तो आपसे रसायन विज्ञान का पूछा जा सकता है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान का जनक आप लोग कमेंट करिए किसे कहते हैं, तो लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए आप लोग बता सकते हैं कि भौतिकी का जनक किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, भौतिकी का जनक न्यूटन को कहा जाता है। एक और आपसे पूछा जाता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो वनस्पति विज्ञान का जनक याद रखिए थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को, ठीक है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और एक हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म विज्ञान का जनक अगर पूछा जाए तो ल्यूवेनहॉक याद रखेंगे, इसका आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो यह भी सभी सवाल काफी महत्वपूर्ण है जिसे याद रखना है। ओके, आगे आते हैं, आपका अगला सवाल 5 है। लिखा है निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है, तो गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां पूछा है, तो इसका आंसर याद रखेंगे जम्मू कश्मीर, इस सवाल का क्या है, राइट आंसर है। फ्रेंड्स यहाँ पर 2-3 सवाल और डिस्कस करना चाहेंगे जनजातियों से। एक आपका बहुत बार पूछा जाता है कि संथाल जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है, तो संथाल जनजाति झारखंड से बिलोंग करता है। इसके बाद गारो खासी जयंतिया, देखिए कई बार पूछा गया है, गारो खासी और जयंतिया जो जनजातियां हैं और ये पहाड़ी भी है, तो ये दोनों के दोनों तीनों जो है ये मेघालय में पाई जाती है, गारो खासी और जयंतिया। कुकी जनजाति की अगर पूछा जाए, कुकी जनजाति, तो कुकी जनजाति का संबंध मणिपुर से है, किससे है, मणिपुर से। और एक और पूछा जाता है टोडा जनजाति, याद रखिए टोडा जनजाति पूछा जाता है, तो फिर याद रखिएगा ये आपका तमिलनाडु से होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से बताइए। 6 में कहा है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है, तो 6 का राइट आंसर सी होता है, याद रखिए शांति पाइपलाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगला सवाल आप सभी का 7 में सूची 1 और सूची 2 मिलाना है, क्या होगा, तो इसमें फ्रेंड्स क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध जो है वो इटली से है। इसके बाद कार्टियर का संबंध फ्रांस से होता है। फ्रांसिस ड्रेक का संबंध जो है ये आपका यूनाइटेड किंगडम से है। और फ्रेडिनेंट मैगलन का संबंध पुर्तगाल से है, तो आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि कोलंबस जो है किस का खोज किया है, तो कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज किया गया था। और वहाँ के मूल निवासियों को, अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा था, तो वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन बताया था। ठीक है, ओके, अगला सवाल आप सभी का 8 नंबर सवाल है, बताइए। लिखा है वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आंसर याद रखिए ये आपका देहरादून में स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल। लिखा बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल, बलथर पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो 9 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, ये सभी मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है, चलिए बताइएगा। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय है वो अगर एग्जैक्ट की बात किया जाए तो फिर लिखेंगे 365 दिन। ठीक है, 365 दिन 5 घंटे, कितना, 5 घंटे। इसके बाद हो जाता है 48 मिनट और 46 सेकेंड। तो एग्जैक्ट आपका डेटा कुछ इस प्रकार से है, लेकिन अगर बाई ऑप्शन चलेंगे तो आप 365 दिन और 6 घंटा भी लिख सकते हैं। 365 दिन और कितना, तो 6 घंटे भी लिख सकते हैं। तो सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आप सभी का सी उत्तर करना होगा, 365.5। ठीक है, ओके, अगला सॉरी यहाँ पर ऑप्शन बी करना होगा, सॉरी फ्रेंड्स, 365.25 डेज हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आप सभी का होगा। ठीक है,
और अगला सवाल 11 है, लिखा है कि पारादीप बंदरगाह इनमें से कहाँ स्थित है। तो पारादीप बंदरगाह का संबंध ओडिशा से है, ओडिशा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व कौन किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो लखनऊ से नेतृत्व किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा। बेगम हजरत महल। तात्या टोपे और नाना साहब जो है ये कानपुर से किए थे। कहाँ से? तो कानपुर से। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, तो इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो झांसी से। ठीक है, झांसी। इसके साथ बिहार से अगर पूछा जाए कि बिहार से नेतृत्व कौन किए थे इसमें, तो वीर कुंवर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो है बिहार के आरा से इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला सवाल है, लिखा है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तत्वबोधिनी सभा, तो 13 का राइट आंसर बी होता है, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था इनके द्वारा 1828 में। ठीक है, इसके बाद दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा भी किया गया था और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध यानी कि कर सकते हैं कि सामाजिक जो कुरीतियां हैं उसे दूर करने में काफी इनका योगदान रहा है। ठीक है, आइए अगला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 14 नंबर सवाल दिया है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल बना था। तो स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर पूछा गया है, तो स्वतंत्रता के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर होगा। अब गवर्नर जनरल आया है तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जरूर डिस्कस करना चाहेंगे, तो एग्जाम में आता है। सवाल ये आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव। वहीं अगर पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो गवर्नर जनरल बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स को। किसे बनाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था और इसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद सवाल आता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तब आंसर क्या होगा? तब आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, तब आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। और इसे जो बनाया गया था भारत का गवर्नर जनरल, वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था। ठीक है, वही सवाल आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बना था। तो प्रथम अगर वायसराय की बात किया जाए तो याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग जो था, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय, तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय बनने वाला व्यक्ति था। तो इतना यहाँ से याद रखिए। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है 15 में दिया है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण कैसा है। तो फ्रेंड्स अगर दर्पण में प्रतिबिंब आपको बड़ा प्रतीत हो रहा है तो आंसर इसका अवतल दर्पण होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, और इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में। और डॉक्टर के द्वारा जो भी है ENT से संबंधित, तो वहां पर भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व उल्टा होता है। कैसा होता है? तो पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और वहीं उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो यहाँ पर वस्तु का छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनता है, इसीलिए इसे गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में दिया है कि युगादि इन लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष है। तो युगादि मनाया जाता है दक्षिण भारतीय के द्वारा, आंसर सी होगा। नेक्स्ट है कि अब जो सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा जारी हुई है उसका नाम क्या है। 17 का यहाँ से आंसर होता है यूरो, यानी अब जो सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा का नाम है वो क्या है? यूरो है।
ठीक है। नेक्स्ट लिखा है 18 में दिया है निम्न में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो स्टार्च को पाचन करने का काम इसमें एमाइलेज का होता है। किसका होता है? तो आंसर होता है एमाइलेज। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है। किसे? तो याद रखेंगे प्रोटीन से ये संबंधित होता है। वहीं पर आपका लाइपेज जो है, तो लाइपेज जो है ये वसा को पचाने का काम करता है, वसा को। इंसुलिन जो होता है ये इंसुलिन की ऑप्शंस जो स्राव होता है ये अग्नाशय से होता है, यहाँ से याद रखेंगे अग्नाशय से इसका स्राव होता है। और इंसुलिन की अगर शरीर में कमी हो जाए तो डायबिटीज हो जाता है। क्या होता है? डायबिटीज। ठीक है, या फिर इसे मधुमेह रोग कहा जाता है। अगला सवाल 19 है दिया हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया आंसर होता है जेम्स मिल। क्या होता है आंसर? जेम्स मिल होता है। सवाल 20 है लिखा गया फेरस सल्फेट का सूत्र बताइए क्या है। तो फेरस सल्फेट का सूत्र यहां से याद रखेंगे, ऑप्शन बी होता है FeSO4। सवाल नंबर नेक्स्ट है 21 में है कि इशिहारा परीक्षण किससे संबंधित है। तो 21 से यहाँ पर रंग अंधापन, ठीक है, रंग अंधापन इसका सही आंसर होता है। इसके बाद 22 में लिखा हुआ है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती हो तो वस्तु की गति कैसी होगी। तो 22 का आंसर क्या करेंगे यहाँ से, तो 22 का जो राइट आंसर करना है वो ऑप्शन सी, ठीक है, एक समान त्वरण से। कैसा होता है? तो एक समान त्वरण से, ठीक है। नेक्स्ट है 23 में लिखा है भारत की मुख्य तट रेखा। तो भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका आंसर 6100 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर दो तीन सवाल और इससे रिलेटेड बनता है। भारत की कुल स्थलीय लंबाई अगर पूछा जाए, कुल स्थलीय लंबाई कितनी होती है, तो आंसर होता है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। वहीं पर अगर द्वीपों सहित तटीय लंबाई पूछा जाए, द्वीप सहित, तो द्वीप सहित तटीय लंबाई होता है 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। और अगला सवाल 24 दिया है, देखा है इनमें से कौन सा इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है। तो प्लांट से युक्त इनमें से कौन सा नहीं है, तो आंसर डी होगा, सिंदरी यहाँ पर इससे युक्त नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 25 लिखा है निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करिए और इनमें जुड़ी हस्तियां कौन सी है। 25 का आंसर ऑप्शन डी करना सही होगा, इसमें ऑल इसका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है 26 दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसे महत्व दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, याद रखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से शुरू किया था और 6 अप्रैल, याद रखिए 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कि इसकी असफलता के बाद गांधी जी ने क्या महत्व दिया था, तो 26 का आंसर ए होगा, रचनात्मक कार्यक्रम को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा रेगिस्तान स्थित होता है अफ्रीका में, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है 28 दिया है दुर्गापुर भिलाई राउरकेला इस्पात संयंत्र किस अवधि में स्थापित किया गया था। तो 28 का आंसर कई बार हम पहले भी बताए हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन सभी की स्थापना की गई थी, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर काफी जोर दिया गया था। इसमें क्या दिया गया था? उद्योगों पर काफी जोर दिया गया था। दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। किस देश के सहयोग से? तो ब्रिटेन से। भिलाई की स्थापना, ठीक है, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था और राउरकेला जो है ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर पंचवर्षीय योजना जो है तो सभी का कार्यकाल आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आता है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक, और ये किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल, याद रखेंगे, डोमर मॉडल पर आधारित था। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है तो यहाँ पर आंसर आपका 56 से
यानी 1956 से 61 तक होता है और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो इसका कार्यकाल 1961 से 66 तक होता है और इसके बाद फिर योजना अवकाश हो जाता है, यानी 66 से 1966 से 69 तक फिर योजना अवकाश होता है और उसके बाद फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आता है और चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 74 तक होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 से करना है आंसर। लिखा गया राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है उसका आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल 80 के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और 12 सदस्य ऑप्शन सी में दिया गया है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और अगला सवाल है सवाल नंबर 30। लिखा है बर्फ क्या है। चलिए बर्फ क्या होता है, तो 30 का राइट आंसर डी होगा, आणविक ठोस। ये कैसा होता है, तो आणविक ठोस होता है। अगला सवाल है कि भारत का अंतिम वायसराय निम्न में से कौन था। अब देखिए हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, अंतिम वायसराय यहाँ पर पूछा गया है तो ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ठीक है, नेक्स्ट 32 है, दिया है किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। तो 32 के लिए आंसर डी करना है, टॉलिन अभिकर्मक। नेक्स्ट सवाल है कि ध्रुव क्षेत्र में अति तेज बर्फीली ठंडी हवा बहने वाली वायु को किस नाम से जाना जाता है। तो 33 का आंसर होता है ब्लिजार्ड। क्या कहते हैं, ब्लिजार्ड कहते हैं इसे। सवाल नंबर 34 दिया है 1854 का वुड डिस्पैच का संबंध इनमें से किससे था। वुड डिस्पैच का, तो 34 के लिए आंसर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। 35 सवाल है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन में अधिनियम 2003 के आदेशानुसार 2007-8 तक राजकोषीय घाटा का प्रतिशत घटकर कितना लगाया जाएगा। 35 का ऑप्शन ए होता है 3%, इस सवाल का राइट आंसर होता है यहाँ से। ठीक है, अगला सवाल फ्रेंड्स देखेंगे तो नेक्स्ट सवाल आपका दिया गया है 36 में। तो 36 में क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग कांच पर लिखने में किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है, सबसे पहले जान लीजिए कि इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये भाग 4 में है। कितने में, भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक इसकी चर्चा है और 37 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, आर्टिकल 37 में कहा गया है कि ये न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। आर्टिकल 40 में क्या है, कमेंट करिए। तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का चर्चा है, किसकी, तो ग्राम पंचायत की चर्चा आर्टिकल 40 में है। 47 में क्या है, ये आप सभी कमेंट करके बताइए। 47 में बताइए क्या है, तो इसमें कहा गया है कि पोषण, जीवन स्तर और स्वास्थ्य में सुधार करना। पोषण, जीवन स्तर, स्वास्थ्य में सुधार करना और साथ ही साथ मादक पदार्थ जैसे शराब इत्यादि पर प्रतिबंध लगाना। तो ये सभी आर्टिकल 47 में है। वहीं आर्टिकल 44 में यूनियन सिविल कोड UCC, समान नागरिक संहिता की बात कहा गया है। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है 38। लिखा है फास्फोरस का कौन सा अयस्क इनमें से नहीं है। तो फास्फोरस का आप देखेंगे ग्रेनाइट जो है वो संबंधित नहीं होगा, इसलिए आंसर डी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि दाब की इकाई क्या है। तो फ्रेंड्स दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, और बल का इकाई न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आंसर होगा और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, सवाल नेक्स्ट है 40। लिखा है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन ए में ओलेरीकल्चर है। तो ये मुख्यतः बागवानी कर सकते हैं, बागवानी या सब्जी इत्यादि के उत्पादन से संबंधित होता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, फल का अध्ययन। और सौरोलॉजी जो होता है ये छिपकली का अध्ययन होता है। किसका, तो छिपकली का अध्ययन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 दिया है
लिखा है निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री है। तो लैंड लॉक इसमें आपका हंगरी है। हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ठीक है। अगला सवाल फ्रेंड्स 42 दिया है, निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, वहीं 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सवाल नेक्स्ट है 43, इसमें लिखा है ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया किस मंत्रालय के द्वारा। तो इंश्योर लॉन्च किया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट है 44, और इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें आप देखेंगे तो खान बहादुर खान का संबंध किससे था। ठीक है। कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से। इसके बाद हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। खान बहादुर जो है इन्होंने फ्रेंड्स बरेली से, और अहमदुल्ला फैजाबाद से। इस प्रकार आंसर इसका सी होगा। सवाल 45 दिया है, लिखा है भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान इनमें से कौन सा है। तो मानव रहित यान का नाम था लक्ष्य। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। सवाल 46 है, निम्न में से न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है पंचायत के सीटों के आवंटन और चुनावी क्षेत्र के परिसीमन में, यानी 1 और 2 दोनों सत्य होगा। ऑप्शन बी करेंगे राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल 47 आ चुका है, बताइए आंसर। तो दिया है किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है। तो 47 के लिए आंसर ए करना है, किनारे पर पौधा। अगला सवाल है कि फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है। ठीक है। तो 48 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी करना है, 180। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 49 में पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है। 49 का ऑप्शन बी होता है बेंगलुरु। और इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल जो है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहीं अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात किया जाए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति, तो फिर आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है। सवाल 51 दिया है, लिखा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर तो हमने अभी डिस्कस किया था। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। सवाल नेक्स्ट है 52 में, कोई मामला अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है। तो 52 के लिए राइट आंसर डी करना है, अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। 53 नंबर सवाल है, लिखा है लक्स किसकी इकाई है। लक्स होता है प्रतिदीप्ति घनत्व का। किसका, प्रतिदीप्ति घनत्व का। ताप का आंसर आप लोग बताइए। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, बल का न्यूटन होता है, और द्रव्यमान का केजी। इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है 54, मधुबनी शैली चित्र जो एक लोक चित्रण शैली है, निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो मधुबनी कला पेंटिंग बिहार में संबंधित है, बिहार का जिला है। आंसर डी होगा। चलिए 55 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। मैच करके बताइए कौन सा आंसर सही है। तो इसका ऑप्शन आपका आगे दिया गया है इस प्रकार से। तो 55 का ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आ चुका है 56 से, लिखा अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह कौन है। तो 56 का आंसर यहाँ से सी होगा, किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंध करे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हल्के वजन वाले ब्लूटूथ हेलमेट और जैकेट के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन से फाइबर का उपयोग किया जाता है। 57 के लिए आंसर सी करना है, केबलर का। नेक्स्ट लिखा है कि सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता है। तो सरल हरात्मक गति को
एक आवधिक गति के नाम से जानते हैं, एक आवधिक गति ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट लिखा है कि बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है, बताइए बैरोमीटर के आविष्कारक। तो आंसर होता है ई टॉरिसेली। ठीक है। विलियम हर्शल के द्वारा किस ग्रह का खोज किया गया था, तो याद रखिएगा यहाँ से 1781 ईस्वी में यूरेनस का खोज विलियम हर्शल के द्वारा ही किया गया था। 60 में लिखा है कि न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है। चलिए 60 का आंसर आप सभी बताइए फटाफट कमेंट। तो 60 का राइट आंसर जो होता है ऑप्शन सी, मोआ जो आपका है, मोआ पक्षी ये विलुप्त है। सवाल 61 है, लिखा गया कारक लागत पर एनएनपी किसके बराबर होता है, एनएनपी 61। 61 का आंसर डी होता है, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, तो आंसर होता है प्रकाश को अवशोषित करना। 63 लिखा है निम्न में से किस अणु में द्विबंधन है, किस अणु में द्विबंधन है, तो 63 का आंसर सी होता है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि संस्कृति की प्रमुख विशेषता बताइए, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है यहाँ की, तो मुख्य विशेषता है सहिष्णुता। क्या है, सहिष्णुता। सवाल नंबर 65 दिया है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आंसर होता है ऑप्शन ए। ठीक है, जेम्स डेविड शिफ्टन। आंसर क्या है, जेम्स डेविड शिफ्टन। अगला सवाल है 66, लिखा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किए गए प्रावधान, ठीक है, प्रभाव पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसके उपयोग को अब सभी विनियमित संस्थाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, तो 66 का आंसर सी होगा, विभिन्न विनियामक स्वीकृतियों, लाइसेंस, अनुमोदन के लिए एकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। 67 दिया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च के संदर्भ में भारत का क्या स्थान रहा था इसमें, तो भारत का स्थान इसमें रहा था, याद रखिएगा, 5वां सबसे बड़ा। कैमा, तो 5वां सबसे बड़ा। और अगला सवाल 68 दिया है, बताइए, लिखा है अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जैज संगीत को शांति, विविधता और संवाद का एक वैश्विक माध्यम के रूप में बढ़ावा देना है, तो 68 का ऑप्शन बी होता है, 30 अप्रैल को। नेक्स्ट लिखा है वर्ष 2025 के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितनी नर्सों को प्रदान किया गया, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है 15 नर्सों को दिया गया है, 15 नर्स को, ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल नंबर 70 आ चुका है, भारतीय सेना और मंगोलिया की सेना के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। क्या कहते हैं, नोमैडिक एलिफेंट। हैंड इन हैंड जो होता है ये भारत और चाइना के बीच, किसके किसके बीच, तो भारत और चाइना के बीच होता है। वहीं मित्र शक्ति जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल 71 पूछा है, भारत ने 2030 के लिए निर्धारित 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य किस वर्ष में ही हासिल कर लिया है, 71 का ऑप्शन बी होता है, वर्ष 2025। नेक्स्ट है भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव के रूप में किस गांव को आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया है, तो घुमंतू गांव के नाम से यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, याकटेन सिक्किम। ठीक है, 73 दिया वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर वर्तमान मूल्यों पर कितनी रही है, 73 का राइट आंसर सी होगा, 14.5%। और अगला सवाल है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में कौन सा मानद रैंक प्रदान किया गया, तो 74 का ऑप्शन सी होता है, मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दिया गया है। अगला सवाल 75 है, किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब की यात्रा के दौरान सीरिया पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाने की घोषणा किया है, 75 का ऑप्शन होता है बी ऑप्शन, डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति अभी कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप सभी का 75 क्वेश्चन था। आप लोग बताइए आज के इस सेट में आपसे कितना सही हुआ है। तो फ्रेंड्स लगातार आप सभी को
प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन मिल रहा है और भी बहुत सारे एग्जाम का आपको इस चैनल पर सेट कराया जाता है प्रैक्टिस। तो जो भी चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए और वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक जरूर करिए और शेयर करिए।